वह रमानाथ जो पुलिस के भय से बाहर ना निकलता था, जो देवीदीन के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीने से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदारों का एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए कश्मीरी बावर्ची है। बड़े बड़े अफसर उसका मुंह ताका करते हैं। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हुई। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई है मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया है। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता है, शाम को मोटरों की सैर होती है। मनोरंजन के नित्य नए सामान होते रहते हैं। जिस दिन अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में यह बहार ना होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम। पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में बराबर था। वह किसी के साथ रू रियायत ना करते थे। इसलिए पुलिस ने रामानाथ को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां वारदातें हुई थीं। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास में रामानाथ को अगर कोई अभिलाषा थी तो यह कि जालपा भी यहाँ होती। जब तक वह पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलासेंद्रियां मानो मूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि यह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी। तब वह जाकर जालपा को मना लावेगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का नियंत्रण। अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपये के लिए हाय हाय करना ही जीवन का व्यापार ना होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह दिन दिखाया था और अब एक नए और संस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य भी रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। 1 महीना देहात की सैर करने के बाद रामानाथ पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवीदीन के घर के सामने से था। कुछ दूर ही से उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास ही उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवीदीन वहां क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा। यह तो कोई औरत है, मगर औरत कहां से आई? क्या देवीदीन ने वह कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रामानाथ चौंक पड़ा। यह तो जालपा है। बेशक जालपा है, मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम? कहीं बुढ़े ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? जालपा ही है। नायब दरोगा मोटर चला रहे थे। रामानाथ ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जरा देवीदीन से एक बात कर लूं। नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया।
रमानाथ ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायब ने खिसिया कर कहा, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब कितनी जल्दी जामे से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमानाथ सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? वहां जालपा ही थी, इसमें अब उसे कोई शुभा ना था। आंखों को कैसे धोखा देता? हृदय में एक ज्वाला सी उठती हुई थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुधि भी ना रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा। कोई हिकमत ना सूझी। लाचार पलंग पर लेट रहा। जरा ही देर में वह फिर उठा और सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमानाथ को उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक को समझूंगा, तुम्हें तो डिसमिस करा के छोड़ूंगा। कैसा शैतान की तरह सर पर सवार है। मुंह तो देखो जरा, मालूम होता है बकरी की दुम है। वाह रे आपकी पगड़ी, कोई टोकरी ढोने वाला कुली है। अभी कुत्ता भूख पड़े तो आप दुम दबा कर भागेंगे, मगर यहाँ ऐसे डटे खड़े हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। एक चौकीदार ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए हैं। रमानाथ ने झल्ला कर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे आई? अकेले ही आई है या कोई और साथ है? जालिम ने बुढ़े से 1 मिनट भी बात ना करने दिया। जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे। साफ साफ कह दूंगा, उस समय और कर ही क्या सकता था। पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। अब आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करके उसी तरफ अपना तबादला करवा लूंगा। यह सोचते सोचते रमानाथ को ख्याल आया कि जालपा भी यहाँ मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है। लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं। कल इसे तय करूंगा। देवी दीन भी विचित्र जीव है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो सकता था कि आकर पहरे वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे देता। फिर मैं देखता कि कौन जालपा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की कैद जरूरी थी, पर अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी। शायद सब लोग खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोइया थाली लाया। मांस एक तरह का था। रमानाथ थाली देखते ही झल्ला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस ना हो, चटनी अचार ना हो, उसकी तृप्ति ना होती थी। बिगड़कर बोला, क्या खाऊं, तुम्हारा सिर? थाली उठा ले जाओ। रसोइये ने डरते डरते कहा, हुजूर, इतनी जल्द और चीजें कैसे बनाता? अभी कुल 2 घंटे तो आए हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं? अब हुजूर से क्या कहूं? मत बको हुजूर, मत बको, डैम। रसोइये ने फिर कुछ ना कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर ग्लास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमानाथ को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइये को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमानाथ का गुस्सा और भी तेज हुआ। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, चाहूं तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूं, अभी इसी दम। तुमने समझा क्या है? उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोइया चुपके से सरक गया। रमानाथ ने ग्लास लिया और 2-4 लुकमे खाकर बाहर सहन में टहलने लगा। यही धुन सवार थी, कैसे यहां से निकल जाऊं। एकाएक उसे ऐसा जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा उसकी तरफ ताक रहा है। शायद इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठानी है। यह शंका उसे सदैव बनी रहती थी। इसी ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था।
आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा की। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमानाथ ने देखा, वह अंधेरी छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही है। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह स्त्री उसकी ओर आ रही है। उसे फिर शंका हुई, कोई मर्द यह वेश बदलकर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा है। वह जो पीछे हटता गया, वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई, यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमानाथ की तरफ फेंकी। रमानाथ चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वह केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा तो वह छाया अंधकार में विलीन हो गई थी। रमानाथ ने लपककर वह लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था और कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय में फुरहरियां सी उड़ने लगी। लिखावट जालपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा ही की लिखावट थी। उसने एक ही सांस में पत्र पढ़ डाला और तब एक लंबी सांस ली। उसकी सांस के साथ चिंता का वह भीषण भार जिसने आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबाकर रखा था, वह सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई, छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी ना हुआ था। पहली सनक यह सवार हुई, अभी चलकर दारोगा से कह दूं, मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर ख्याल आया, बयान तो अब हो ही चुका, जितना अपयश मिलना था मिल ही चुका, अब उसके फल से क्यों हाथ धोऊं? मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया है और अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अब भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूं तो आटे दाल का भाव मालूम हो। यही ना होगा मुझे कोई जगह ना मिलेगी। बला से इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे। इस दगाबाजी की सजा तो मिल जाएगी और यह कुछ ना सही, इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। यह सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। जब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं तो मुझ पर दोष ही क्या लग सकता है। सबों के मुंह में कालिख लग जाएगी, मुंह तो दिखाया ना जाएगा, मुकदमा क्या चलाएंगे। मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है तो मैं भी इनसे वही चाल चलूंगा। कह दूंगा अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ कह दूंगा इस मामले में मेरा कोई संबंध नहीं। नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दरोगा बनाकर भेज दें और वहां सड़ा करूं। लूंगा इंस्पेक्टरी और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वह चला कि इसी वक्त दरोगा से कह दूं, लेकिन फिर रुक गया। एक बार जालपा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी ना हुई थी। मानो वह कोई दैवी शक्ति हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा था। 10 बज गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिए, जिसमें पहरे वाले सिपाही को मालूम हो अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार फेंसिंग के पास आकर सोचने लगा, उस पार कैसे जाऊं? शायद अभी जालपा बगीचे में हो। देवी दीन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए था। उसे फांद जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटे को बचाता हुआ सिर और कंधे को तार के बीच में डाला, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा। न इस पार जा सकता था न उस पार। जरा भी असावधानी हुई और कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगे। मगर
इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह ना थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों में लंबा चीरा लगाता हुआ उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए, पीठ में भी कुछ खरोंचे लगी, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो भी वह पीछे न हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने ओढ़ लिया, धोती समेट ली और बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला खटिक खाना खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा भी, किसी की आहट ना मिली, पर निराशा होने पर भी मोह ने उसका गला ना छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया जालपा चली गई। मैं उन्हीं पैरों देवीदीन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक ना था, भला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल आया हूं। पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है? मैं कैदी नहीं हूं, गुलामी नहीं लिखाई है। आधी रात हो गई थी। देवीदीन भी आध घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था कि एक नंग धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमानाथ ने चादर सिर पर बांध ली थी और देवीदीन को डराना चाहता था। देवीदीन ने सशंक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और झपटकर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेष बनाया है, कपड़े क्या हुए? रामानाथ तार से निकल रहा था, सब उसके कांटों में उलझकर फट गए। देवी, राम राम, देह में तो कांटे नहीं चुभे? रामानाथ, कुछ नहीं, 2-1 खरोंच लग गए, मैं बहुत बचाकर निकला। देवी, बहू की चिट्ठी मिल गई ना? रामानाथ, हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी? देवी, वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा तभी से जाने जाने लगाई हुई थी। रामानाथ, तुमने कोई खत लिखा था? देवी, मैंने कोई खत पत्तर नहीं लिखा भैया। जब वे आईं तो मुझे आप ही अचंबा हुआ कि बिना जाने बूझे कैसे आ गईं। पीछे से उन्होंने बताया वह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने पराग से भेजा था और इनाम भी वहीं से आया था। रामानाथ की आंखें फैल गईं। जालपा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भाव ने उसे कुछ खिन्न कर दिया। यहां भी उसकी हार हुई, इस बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवीदीन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती है, बहू से कह दे एक आदमी उनसे मिलने आया है। यह कहकर देवीदीन ने फिर रामानाथ का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए। इतनी आसानी से पुलिस भी ना पकड़ सकती। रामानाथ का मनोल्लास द्रवित हो गया था, लज्जा से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था? जिस भय से वह भागा था उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त कर दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो ना कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास ठिठक गया। देवीदीन ने पूछा, क्यों रुक गए? रामानाथ ने सिर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूं। बुढ़िया ने ऊपर से कहा, पूछो कौन आदमी है, कहां से आया है? देवीदीन ने विनोद किया, कहता है मैं जो कुछ कहूंगा बहू से ही कहूंगा। कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवीदीन ने एक क्षण के बाद पूछा, कह दूं लौट जाए? जालपा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है, पूछती तो हूं। कहता है बड़ी दूर से आया हूं। है कहां? यह क्या खड़ा है? अच्छा बुला लो। रामानाथ चादर ओढ़े कुछ झिझकता, कुछ झेंपता, कुछ डरता जीने पर चढ़ा। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया, तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवीदीन वहां ना होता तो वह 2 कदम और आगे बढ़ी होती। उसकी आंखों में कभी इतना नशा ना था, अंगों में कभी इतनी चपलता ना थी, कपोल कभी इतने ना दमके थे, हृदय में कभी इतना मृदु कंपन ना हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है, जो बातों में कट जाती है।
रमानाथ और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीने की कथा कहनी थी। रमानाथ ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा बढ़ा कर बयान किया। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमानाथ को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, यह सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ मालूम हुई उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने यह सारी आफतें झेली पर हमें एक पत्र तक ना लिखा। क्यों लिखते, हमसे नाता ही क्या था। मुंह देखे की प्रीति थी, आंख ओट पहाड़ ओट। रमानाथ ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जालपा, दिल पर जो गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुंह भी तो हो। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था जब तक खूब रुपए ना कमा लूंगा एक शब्द भी ना लिखूंगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग भर कर कहा, ठीक ही था, रुपए आदमी से ज्यादा प्यारे होते हैं। हम तो रुपए के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनवाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है कि वाह, गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। रमानाथ ने झींपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात ना थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों जाऊंगा कैसे। सच कहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्ही से लगता था। सोचता था तुम मुझे कितना कपटी, झूठा, कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नर्म होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थिनी, कितनी लोभिन समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए महीने का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान कर रही है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर ना कूदूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के अंत समय तक करूंगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से मैं ऊब गई, या सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई। यह सब अभिलाषाएं ज्यों की त्यों हैं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सदुपयोग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना, लेकिन नीयत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई, मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। रमानाथ ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे? मुश्किल क्या है? जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्युनिसिपैलिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर किस बात का डर? डर ना हो, जेब भी तो कोई चीज है
जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊं? यह तो मुझसे ना होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से जिंदगी बसर होगी। मुझ में गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। जालपा ने कोई जवाब ना दिया। वह सोच रही थी, आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमानाथ ने फिर धृष्टता से कहा, और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ा कर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी? क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो? मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का अनभल करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। रमानाथ इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ कुलीगिरी करूं? जालपा, नहीं, मैं यह नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियां खाने से कहीं बढ़कर है। रमानाथ ने शांत भाव से कहा, जालपा, तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो मैं उतना नीच नहीं हूं। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझ में अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है, न मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पे चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहां पहुंचने की शक्ति मुझ में नहीं है? जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या ना करने की शक्ति ना होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति ना हो, इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है। तुम यह निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है, बस, और सारी बातें आप ही आप आ जाएंगी। रामानाथ सिर झुकाए हुए सुनता रहा। जालपा ने और आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिक लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें दिक करने न आऊंगी। तुम आनंद से रहना। मैं अपना पेट मेहनत मजूरी करके भर लूंगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूं, यह हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमानाथ के दिल पर कुछ चोट लगी। सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो मैं भी हूं कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती हो तो मैं चलूं? यही अच्छा होगा। मैं भी चली चलूंगी और तुम्हारे सुपरिटेंडेंट साहब से सारा वृतांत साफ साफ कह दूंगी। रमानाथ का सारा पशुपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह ना कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं है जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? रमानाथ ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूं बदल दूंगा। मेरे कहने से या अपने दिल से? तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमानाथ ने रुपए उड़ा दिए हैं? रुपए अदा कैसे हो गए? और लोगों को गबन की खबर हुई या घर ही में दबकर रह गई? रतन पर क्या गुजरी? गोपी क्यों इतनी जल्दी चला गया? दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारा फेरा करते हैं? आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले लें और आनंद से खेती बाड़ी करें। रमानाथ ने कहा, उससे कहीं अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोलें। इस पर दोनों में मुबाहसा हुआ। आखिर रमानाथ को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल ना कर सकता था, भाइयों को शिक्षा ना दे सकता था और ना माता पिता की सेवा कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमानाथ निरुत्तर हो गया। रमानाथ मुंह अंधेरे अपने बंगले जा पहुंचा।
किसी को कानों कान खबर ना हुई। नाश्ता करके रमानाथ ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दारोगा के पास जा पहुंचा। त्योरियां चढ़ी हुई थी। दारोगा ने पूछा, खैरियत तो है? नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की? रमानाथ ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, आपने शरारत की है। आपके मातहतों, अफसरों और सब ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है। दारोगा ने कुछ घबरा कर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो। रमानाथ, बात यही है कि मैं इस मामले में अब कोई शहादत ना दूंगा, उससे मेरा ताल्लुक नहीं। आप लोगों ने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता। मैं आज जज साहब से साफ कह दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर ना लूंगा। दारोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया था। रमानाथ, मीजान की गलती थी, गबन ना था। म्यूनिसिपैलिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। यह आपको कैसे मालूम हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं, मैं शहादत ना दूंगा, साफ साफ कह दूंगा। पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वह वाकया है, उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दारोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया, लेकिन उसका खातिर ख्वाह इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। खुफिया पुलिस में कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नजरों में इज्जत और रसूख कितना बढ़ गया। यूं मारे मारे फिरते। शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाजा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खफा होते हैं। रमानाथ पर इस प्रलोभन का कुछ भी असर ना हुआ। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है। इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। ये आप ही को मुबारक रहे। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमानाथ को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने फरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले ही से तैयार बैठे हैं, बस इसी कारगुजारी पर तो वारा न्यारा है। रमानाथ ने इस भाव से कहा, मानो मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूँ। जी हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी आंखों से देखकर चलूंगा। इंस्पेक्टर ने दरोगा का मुंह देखा, दरोगा ने डिप्टी का मुंह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। यह कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता हूं आप कुछ नाराज मालूम होते हैं। रमानाथ, मैंने फैसला किया है कि आज अपना बयान बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखा। आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूं, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दरोगा साहब? आदमियों ने तो कोई शेखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजिए। हलफ से कहता हूं। दारोगा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूं। रमानाथ, आप तकलीफ ना करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं थोड़े से फायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा रहा, किसी को कोई बात ना सूझी। दारोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी ही फिक्र में था। रूखेपन से बोला, रमानाथ बाबू, यह अच्छा बात ना होगा। रमानाथ ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए ना होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी यही बात है। डिप्टी, नहीं, आपका वास्ते इससे बुरा दूसरा बात नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन दे देगा कि तुम उम्र भर ना भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम यूं कलाइयों को ऊपर नीचे रखकर चला जाएगा। यह कहते हुए उसने आंखें निकालकर रमानाथ को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा।
रमानाथ सहम उठा। इन आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। यह सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दें तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसे यह आशा ना थी कि डिप्टी साहब, जो शील और विनय के पुतले बने हुए थे, एक बारगी यह रुद्र रूप धारण कर लेंगे। मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला ना था। तेज होकर बोला, आप मुझे जबरदस्ती शहादत दिलाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ, जबरदस्ती दिलाएगा। रमानाथ, यह अच्छी दिल लगी है? डिप्टी, तुम पुलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है? अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता हूं कि तुम राजद्रोह का बात कर रहा था। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में कट्टा पड़ जाएगा। यह चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमानाथ जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना ही से उसके रोएं खड़े होते थे। जेल ही के भय से उसने यह गवाही देनी स्वीकार की थी। वही भय इस वक्त भी उसे कातर करने लगा। डिप्टी भाव ज्ञान का ज्ञाता था। आसन का पता पा गया। बोला, वहां हलवा पूरी नहीं पाएगा? धूल मिला हुआ आटा का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रस और अरहर के दाल का पानी खाने को पावेगा। काल खोटरी का 4 महीना भी हो गया, तुम तो बच नहीं सकता। वही मर जाएगा। बात बात पर वार्डर गाली देगा, जूतों से पीटेगा। तुम समझता क्या है? रमानाथ का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूखता चला जाता है। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज से बोला, आप लोगों की यह इच्छा है तो यही सही, भेज दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा ना, फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा। जब आप यहाँ तक मुझे तबाह करने पर आमादा हैं तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। जो कुछ होना होगा होगा। उसका मन दुर्बलता की उस दशा को पहुंच गया था जब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धमकियों से कहीं कारगर हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले, हलफ से कहता हूँ, आप लोग आदमी को पहचानते तो हैं नहीं, लगते हैं रूप जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। यह कुदरती बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है वह पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद ना करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए। बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए। हलफ से कहता हूँ। उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। रमानाथ ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे दिख ना कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन? डिप्टी ने तस्मा भी बाकी ना छोड़ना चाहा। बड़े कठोर स्वर में बोले, मानो रमानाथ से कभी का परिचय नहीं है। साहब, यूं हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार हैं, लेकिन जब वह हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खोदेगा, तो हम भी अपनी कार्रवाई करेगा, जरूर से करेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे।